अपने पिछले जीवन में उसने चारों दिशाओं में युद्ध लड़े थे, अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स झेली थी, काउंटलेस दूसरी रेसेस के शक्तिशाली वॉरियर्स को मार गिराया था। लेकिन आखिर में डू जी क्लैन की गंदी स्नीक अटैक की वजह से स्टारी स्काई इंसेक्ट रेस की मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब उसका रीबर्थ 50 साल पहले अपोकलिप्स की शुरुआत में हुआ था, लेकिन इस बार वह एक छोटी बच्ची बनकर लौटी थी। उधर मैं जैसे ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ, तुरंत ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो गया और आखिरकार खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची रही। पिछले एक महीने से मैं सुपरमार्केट के फ्रिज में मिली फ्रोजन मीट खाकर जिंदा था, लेकिन अब वह मीट भी सड़ने लगी थी। भले ही ज़ॉम्बीज सड़ा हुआ मीट खाते हों, लेकिन ह्यूमन माइंड होने की वजह से मैं उसे नहीं खा सकता था। मजबूरी में मैंने खुद को एक साधारण ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज किया और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। तभी एक घर के किचन में जाने ही वाला था कि अचानक बगल वाले कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का कमरा बेहद आरामदायक और साफ सुथरा था, जो बाहर हॉल में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल उल्टा था। बिस्तर पर करीब 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। लगता था उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में बेडरूम का दरवाजा बंद करके उसे बचाने की कोशिश की थी। उसी समय यून रुओक्सुए पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसे रीबर्थ मिला था, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की जगह उसने एक ज़ॉम्बी को देखा। वह पहले से ही काफी देर से भूखी थी, ऊपर से इस वक्त का भयानक डर, हंगर और फियर दोनों के असर से वह बेहोश हो गई। उस छोटी बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। किसी वजह से मुझे उससे अपनापन महसूस हुआ। हम दोनों ही बिना वजह इस दुनिया में आ गए थे और बदकिस्मती से अपोकलिप्स का शिकार बने थे। मेरी आंखों के सामने अचानक आई यह नई जिंदगी अंधेरे में चमकती एक उम्मीद जैसी लगी, जिसने मुझे जीने का नया मकसद दे दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस छोटी बच्ची को पालूंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भूख की वजह से बेहोश हो चुकी है और कमरे में रखा मिल्क पाउडर का डिब्बा भी पूरी तरह खाली था। मैंने फैसला किया कि बाहर जाकर मिल्क पाउडर ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, बच्ची को अंदर सुरक्षित रखा और दरवाजे के सामने सोफा लगाकर ज़ॉम्बीज के अंदर आने का रास्ता रोक दिया। किचन में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ काम का नहीं मिला, इसलिए मुझे ऊपर की मंजिलों पर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में सूखे हुए काले भूरे खून के निशान फैले हुए थे। जमीन पर पहचान में न आने वाले बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। बिल्डिंग का मेन डोर खुला होने के बावजूद वहां इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। कॉरिडोर में कई अधूरे शरीर वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे थे, लेकिन अब मैं इन सब का आदी हो चुका था और चुपचाप घरों की सर्च करता रहा। लगातार कई किचन खंगालने के बाद भी मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा पूरी तरह न सड़ा हुआ रॉ मीट मिला। आखिर जब मैं 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहां की महिला ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगर वह छोटी बच्ची भी बेडरूम में बंद न होती तो शायद उसका अंजाम भी यही होता। आखिरकार खुले हुए मिल्क पाउडर के 2 डिब्बे और करीब 2 किलो ऐसा रॉ मीट ढूंढ लिया जो अभी तक पूरी तरह सड़ा नहीं था। यून रुओक्सुए बेहोशी में ही महसूस कर रही थी कि उसके मुंह में दूध डाला जा रहा है। उसने इंस्टिंक्ट से दूध पीना शुरू किया। एनर्जी मिलने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन उसने देखा कि वह मरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी बिल्कुल नैनी की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बीज को सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा था। उसने तो खुद भी अपने ज़ॉम्बी बन चुके साथियों को खत्म किया था। उसके मन में ख्याल आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खा जाएगा? मुझे नहीं पता वह छोटी बच्ची क्या सोच रही थी, लेकिन उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मैंने राहत की सांस ली। हालांकि वह काफी समय से भूखी थी, इसलिए एक कटोरी मिल्क पाउडर पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं आदत से उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी याद आया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी गुर्राहट निकली। मैं चुप हो गया और बिना कुछ बोले लगातार 3 कटोरी मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने मन ही मन सोचा कि बच्चे को पालना सच में आसान नहीं है। अब से मुझे ज्यादा मिल्क पाउडर जमा करना होगा। अच्छी बात यह थी कि मिल्क पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद यून रुओक्सुए आराम से बेबी क्रिब में लेट गई। उसे यह सब बेहद अजीब लग रहा था। मेरे शरीर से निकलने वाली ऑरा साफ बता रही थी कि मैं अभी अभी ज़ॉम्बी बना था और सिर्फ एक बेहद कमजोर, लेकिन अब राहत मिलने पर वह गहरी नींद में सो गई। मैं उस छोटी बच्ची का सोता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे शांति और सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देना मतलब उसकी मौत तय थी। इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये 7 मंजिला पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। दूसरी मंजिल बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने की वजह से काफी सुरक्षित थी। शायद बिल्डिंग पुरानी होने के कारण यहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो थे वे बेहद भूखे थे। मैं उस छोटी बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्रोबार उठाया और रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज को पीछे से चुपचाप खत्म करता गया। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने उसे सुरक्षित रखा, फिर खुद नहाया और साफ कपड़े पहन ली। अब शरीर पर मौजूद घावों के निशान छोड़ दें तो मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा ही दिखता था। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इस घर में मुझे बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी मात्रा में मिल गए। शायद अपोकलिप्स शुरू होने पर यहाँ रहने वाला परिवार जल्दबाजी में सब छोड़कर भाग गया था। मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घूमने फिरने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद जो मेरा शरीर बेहद अकड़ा हुआ था, अब वह काफी फ्लेक्सिबल हो गया था। मैं कुछ आसान ह्यूमन मूवमेंट्स भी करने लगा था। हालांकि मुझे इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यून रुओक्सुए पर था। जब मैं डायपर लेकर उसे बदलने जा रहा था, तभी यून रुओक्सुए के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। पहले उसे सिर्फ इस बात पर हैरानी थी कि मैं
उसे खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अब जब उसने मुझे डायपर बदलने की तैयारी करते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस संभाल कर रखी है। उसने हमारी पहली मुलाकात को याद किया। उसे याद आया कि मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया था। यह सब किसी सामान्य फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी के इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते थे। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे अंदर अभी भी इंसानी चेतना मौजूद है और वही मेरी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट को दबा रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने शर्माते हुए सोचा कि उस पहली मुलाकात को याद किया। उसे याद आया कि मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया था। यह सब किसी सामान्य फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी के इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते थे। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे अंदर अभी भी इंसानी चेतना मौजूद है और वही मेरी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट को दबा रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि मैं किसी भी तरह से महिला नहीं बल्कि एक पुरुष ज़ॉम्बी हूं। उसने शर्माते हुए सोचा कि उसकी सारी इज्जत और डायपर बदलते समय ही चली जाएगी। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दोबारा जिंदगी मिली थी और उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। इतनी छोटी बात पर नाराज होना ठीक नहीं था। उसने मुझे अपने अकड़े हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से उसका डायपर बदलते देखा। उसके मन में एक साथ दुख और अपनापन दोनों पैदा हुए। उसने कल्पना की कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन अपोकलिप्स ने सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। किसी भी दुनिया का न रह पाने वाला यह अकेलापन उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू गया। उसी पल उसने मुझे अपने ज़ॉम्बी पापा के रूप में स्वीकार कर लिया। नया घर ठीक करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने और छोटी बच्ची दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना होगा। दिन में बाहर निकलना सर्वाइवर्स को शक में डाल सकता था और हमारी पहचान खुल सकती थी। इसलिए मैंने रात को बाहर जाने का फैसला किया। निकलने से पहले मैंने सिर्फ बेडरूम का दरवाजा ही बंद नहीं किया, बल्कि स्टेयरकेस के सामने बड़ी अलमारी भी लगा दी ताकि कोई ज़ॉम्बी या इंसान ऊपर ना आ सके। मैं सप्लाईज ढूंढने निकला। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में हर घर में थोड़ा थोड़ा सामान बचा था। धीरे धीरे काफी फूड जमा हो गया। हाइकिंग बैग भरने के बाद मैं बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर उठाकर अंधेरे में आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में चमकता चांद पूरी तरह ब्लड रेड हो चुका था। उसी समय यून रुओक शुई की नींद खुली। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह आराम से डायपर गीला करने ही वाली थी कि खिड़की से बाहर ब्लड मून दिखाई दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि अब पूरी दुनिया के एवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला है। मुझे भी ब्लड मून देखकर हैरानी हुई, लेकिन यह ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की दुनिया थी और मैंने साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा सीन पहले देखा था। इसलिए मैंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया और सोचा कि अपोकलिप्स में ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं लगातार सप्लाईज उठाकर घर पहुंचाता रहा। मैंने सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि बुक्स तक उठानी शुरू कर दी। लेकिन चौथी बार सामान उठाते समय अचानक मेरे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के अंदर अचानक जलती हुई गर्मी फैलने लगी। यह एहसास मेरे लिए अजनबी भी था और परिचित ही, जैसे मैं दोबारा इंसान बन रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा ब्रेन फट जाएगा। मुझे लगा कि शायद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस खत्म होने वाली है और मैं हमेशा के लिए सिर्फ ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ब्लड मून की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बीज भी उसी बदलाव से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ मूनलाइट में नहाए सर्वाइवर्स के शरीर भी गर्म होने लगे। उनके शरीर में ब्लड फ्लो तेज हो गया, बोन्स मजबूत होने लगी और बेडरूम में मौजूद यून रुओक शुई भी ब्लड मून की लाल रोशनी से घिर गई। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और पूरे शरीर में तेज गर्मी फैल गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार मुझे होश आया। आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं चला मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा एजाइल हो चुका है। अब मैं पहले जैसा अकड़ा हुआ ज़ॉम्बी नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे शरीर पर फैली काली नसें हल्की पड़ चुकी थीं। सिर पर दोबारा बाल उग आए थे और सड़क पर घूमने वाले बाकी ज़ॉम्बीज भी पहले जितने डरावने नहीं दिख रहे थे। उनमें अब थोड़ी बहुत इंसानों जैसी शक्ल दिखाई देने लगी थी। मेरे मन में उम्मीद जगी कि यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तभी एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरते समय मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस ज़ॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग चुकी है। मैं अपनी सोच उस धागे के जरिए ज़ॉम्बी के दिमाग तक भेज सकता था और उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता था। मैंने ध्यान लगाकर कोशिश की तो ज़ॉम्बी से मेरा कनेक्शन और मजबूत हो गया और मैं उससे मुश्किल मूवमेंट्स भी करवाने लगा। मैंने इस एबिलिटी का नाम कंट्रोल ज़ॉम्बी रखा। कई बार प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल मैं एक साथ सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर वे बहुत दूर चले जाएं तो मैं उन्हें सही कमांड नहीं दे पाता। मुझे लगा कि यह मेरी मेंटल पावर पर निर्भर करता है। मैंने जिन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया था उन्हें ज़ॉम्बी पपेट्स नाम दिया। थोड़ा थकने के बाद मुझे अचानक अकेली घर पर मौजूद यून रुओक शुई की याद आई। मैंने तुरंत दोनों ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा किया, उनसे सारा सामान उठवाया और तेजी से बिल्डिंग की ओर लौट चला। सच कहूं तो ज़ॉम्बीज से बेहतर मजदूर कोई नहीं हो सकता। न खाना चाहिए, न पानी, न सैलरी। उधर ब्लड मून की ब्लेसिंग खत्म होने के बाद यून रुओक शुई भी गहरी नींद से जागी। उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी जानकारी भर गई और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। पिछले जीवन में उसे सिर्फ टाइम कंट्रोल टैलेंट मिला था, लेकिन इस बार उसके पास टेलेकिनेसिस भी जाग चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी इच्छा से चीजों
को कंट्रोल कर सकती थी। सबसे बड़ी खुशी यह तर मजदूर कोई नहीं हो सकता, न खाना चाहिए, न पानी, न सैलरी। उधर ब्लड मून की ब्लेसिंग खत्म होने के बाद युन रुओक शुए भी गहरी नींद से जागी। उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी जानकारी भर गई और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। पिछले जीवन में उसे सिर्फ टाइम कंट्रोल टैलेंट मिला था, लेकिन इस बार उसके पास टेलेकिनेसिस भी जाग चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी इच्छा से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसे अपने पिछले जीवन की टाइम कंट्रोल एबिलिटी भी दोबारा मिल गई थी। ये दोनों टैलेंट्स मिलकर उसे भविष्य का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बना सकते थे। पिछले जीवन में सिर्फ टाइम कंट्रोल के दम पर वह ह्यूमन एम्प्रेस बनी थी, लेकिन इस जन्म में डबल टैलेंट मिलने का मतलब था कि अटैक और डिफेंस दोनों में वह अजेय बन सकती थी। उसने अपनी नई एबिलिटीज इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका बेबी बॉडी अभी बहुत कमजोर था। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द और कमजोरी शुरू हो गई। फिर भी उसकी कमजोर मेंटल पावर उसके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकी। उसे पूरा यकीन था कि बड़े होने पर उसकी ताकत पिछले जीवन से भी कई गुना ज्यादा होगी और वह उस इंसेक्ट क्वीन को भी हरा देगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से आवाज आई। युन रुओक शुए मुस्कुराई और समझ गई कि उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आ गया है। अब उसके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाला ज़ॉम्बी ब्लड मून के बाद क्या इंसानों की तरह कोई स्पेशल एबिलिटी भी जागा होगा। उधर मैंने देखा कि स्टेयरकेस के सामने रखी अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली थी, तो मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे किसी की चिंता हुई थी। मैंने जल्दी से अलमारी हटाई, बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गया। वहां युन रुओक शुए जाग रही थी और चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, जबकि मैंने आज तक कभी लव भी नहीं किया था, लेकिन इस वक्त पहली बार मुझे सच में पापा बनने का एहसास हो रहा था। इसके बाद मैं किचन में गया, लेकिन पानी और बिजली दोनों बंद थे, इसलिए मैंने मिनरल वाटर से ही छोटी बच्ची के लिए मिल्क पाउडर तैयार किया। जब मैं दूध घोल रहा था तब युन रुओक शुए भी अपने ज़ॉम्बी पापा को ध्यान से देख रही थी। उसने महसूस किया कि ब्लड मून के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव जरूर आए हैं, हालांकि वे ज्यादा बड़े नहीं थे। अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा दिखने लगा था, लेकिन यह बदलाव उसके पिछले जीवन में देखी गई ज़ॉम्बी एवोल्यूशन से बिल्कुल अलग था। पिछले जन्म में ज़ॉम्बीज कई अलग अलग टाइप्स में एवोल्यूशन करते थे, जैसे टैंक टाइप ज़ॉम्बी जिनका शरीर बेहद विशाल और ताकतवर हो जाता था। उनकी डिफेंस असाधारण होती थी और वे बैटलफील्ड में मेन बैटल टैंक की तरह सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाते थे। इसलिए उसने मुझ जैसे स्पेशल ज़ॉम्बी से ब्लड मून के बाद बहुत बड़ी एवोल्यूशन की उम्मीद की थी, क्योंकि अपोकलिप्स में ताकत ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ मामूली बदलाव देकर उसे थोड़ी निराशा हुई। उसी समय युन रुओक शुए ने मन ही मन फैसला किया कि जब वह बड़ी होगी तो इतनी शक्तिशाली बनेगी कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसे न बचाता तो बेबी बनकर रीबर्थ लेने के बाद वह अपोकलिप्स में बहुत पहले मर चुकी होती। वह हमेशा एहसान का बदला चुकाने में विश्वास रखती थी और इतना बड़ा एहसान तो वह कभी नहीं भूल सकती थी। तुमने मुझे बचपन में पाला, मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगी। उसके लिए यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक वादा था। उसे ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के तरीके भी अच्छी तरह पता थे। ज़ॉम्बीज का सबसे मुख्य एवोल्यूशन जीवित प्राणियों को निगल कर होता था। इसके अलावा वे दूसरे ज़ॉम्बीज के ब्रेन के अंदर बनने वाले गोल्डन कोर को निगल कर भी एवोल्यूशन कर सकते थे। जिन ज़ॉम्बीज में स्पेशल एबिलिटीज जाग जाती थी उनके ब्रेन के अंदर यही गोल्डन कोर बनता था। युन रुओक शुए को पूरा भरोसा था कि अपने पिछले जीवन के अनुभव का फायदा उठाकर वह ऐसे गोल्डन कोर्स हासिल करेगी और मेरी एवोल्यूशन कराकर मुझे हाई लेवल ज़ॉम्बी बना देगी। तब मैं इंसानों की तरह बोल भी सकूंगा और मेरा शरीर भी धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म लेने लगेगा। मुझे उसकी इन सारी बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मैं सिर्फ उसे बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए हाथों के इशारों से उसे बताने की कोशिश की कि मैंने उसके लिए 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दिया है और उसके खेलने के लिए टॉयज भी लाया हूँ। इतना ही नहीं, मजाक में मैं उसके लिए 5 years मॉक टेस्ट, 3 years एंट्रेंस एग्जाम जैसी पढ़ाई की किताबें भी उठा लाया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक युन रुओक शुए का कोई निकनेम नहीं रखा है। थोड़ी देर सोच के बाद, क्योंकि हम 7वीं मंजिल पर रहते थे, मैंने उसका निकनेम चीकी 7-7 रखने का फैसला किया। मैं चाहता था कि यह नाम हमें हमेशा 7वीं मंजिल पर बने हमारे छोटे से घर की खूबसूरत याद दिलाता रहे। रात भर इकट्ठा किए गए सप्लाईज को देखकर मैं काफी संतुष्ट था। मुझे लगा कि यह सामान मेरे और चीकी दोनों के लिए काफी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अपोकलिप्स की अनिश्चितता को देखते हुए मैंने तय किया कि कुछ दिन घर के अंदर ही रहकर हालात का ऑब्जर्वेशन करूंगा और पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही दोबारा बाहर निकलूंगा। मैं लिविंग रूम में गया और वहां से लगभग आधा मीटर लंबी स्टील मचेटी उठा ली। मुझे नहीं पता इस घर का मालिक पहले क्या काम करता था, लेकिन उसके पास इतनी लंबी और बेहद तेज मचेटे होना वाकई हैरान करने वाला था। मैंने कभी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीखी थी, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद मिली असाधारण फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से मैं आसानी से मचेटी घुमा सकता था। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स और मूवीज में देखे हुए मूव्स को याद करके मैं लिविंग रूम में प्रैक्टिस करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि अब मचेटे हाथ में होने पर मैं अकेले कई देर आराम करने के बाद अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी टेलेकिनेसिस से एक सिल्वर नीडल हवा में लगातार इधर उधर उड़ रही थी। इसी तरह देखते देखते 2 दिन बीत गए और हम दोनों की जिंदगी काफी आराम से चलने लगी। 2 दिन बाद मैंने हमेशा की तरह चीकी को दूध पिलाया ही था कि अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। बैल्कनी से नीचे झांक कर मैंने देखा कि सड़क पर मौजूद 2 ज़ॉम्बीज
बिना किसी फूड के लिए लड़ाई किए एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहे थे। ज़ॉम्बीज का यह व्यवहार मेरी अब तक की समझ से बिल्कुल अलग था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तुरंत 4थी मंजिल तक नीचे उतरकर हालात देखने चला गया। वहां मैंने देखा कि उनमें से एक ज़ॉम्बी करीब 2 मीटर लंबा था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद जबरदस्त थी। एक ज़ॉम्बी बेहद तेज और फुर्तीला था, जबकि दूसरा टैंक टाइप ज़ॉम्बी था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। आखिर में टैंक ज़ॉम्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से एजाइल ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया और एक जोरदार मौके से उसका सिर खुलकर मार डाला। इसके बाद उसने उसके ब्रेन के अंदर से एक सफेद गोल्डन कोर निकाला। दोनों ज़ॉम्बीज की ताकत देखकर मैं दंग रह गया। मुझे खुशी हुई कि मैं लापरवाही से बाहर नहीं निकला था। अब मुझे समझ आ गया कि यह दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है और मुझे अपनी थोड़ी सी एवोल्यूशन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने टैंक ज़ॉम्बी को गोल्डन कोर निकालते देखा तो मेरे अंदर उसे पाने की बहुत तीव्र इच्छा जाग उठी। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि यह गोल्डन कोर मेरे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तभी मुझे समझ आया कि शायद दोनों ज़ॉम्बीज की लड़ाई इसी गोल्डन कोर को पाने के लिए थी। टैंक ज़ॉम्बी ने जैसे ही सफेद गोल्डन कोर निकला, वह उत्साह में अपनी छाती पीटने लगा, जोर जोर से दहाड़ा और आसपास खड़ी गाड़ियों को मुक्कों से तोड़ने लगा। आसपास मौजूद सामान्य ज़ॉम्बीज ये देखकर तुरंत पीछे हट गए। वे इंस्टिंक्ट से ही उससे डरने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि गोल्डन कोर शायद एवोल्यूशन के बाद ज़ॉम्बीज की ताकत को और बढ़ा देता है। खास बात यह थी कि गोल्डन कोर को देखकर मेरे अंदर जो लालसा पैदा हुई वह इंसानी मांस खाने की इच्छा से भी कहीं ज्यादा प्रबल थी। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी जरूर और मजबूत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं उस टैंक ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी मेरी नजर किचन में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी और मेरे दिमाग में उसे चालाकी से हराने का प्लान आ गया। उधर यून रुओक्शु ने भी बाहर का शोर सुन लिया। वह नीचे का दृश्य नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसने समझ लिया कि ब्लड मून के बाद पूरी दुनिया एवोल्यूशन के सबसे तेज दौर में प्रवेश कर चुकी है। ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होंगे, जबकि ह्यूमन सर्वाइवर्स गोल्डन कोर्स की तलाश में होंगे। बाद के समय में इंसानों ने कल्टीवेशन मेथड्स भी विकसित कर लिए थे। अपने पिछले जीवन में ह्यूमन एम्प्रेस रही यून रुओक्शुए ने सबसे शक्तिशाली ग्लेज्ड ब्रीथिंग टेक्निक की साधना की थी। वह जानती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा एक लो लेवल ज़ॉम्बी होने के कारण अपोकलिप्स में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द खुद मजबूत बनकर हम दोनों की रक्षा करनी होगी। भले ही उसका शरीर अभी बेबी का था, लेकिन वह फिर भी ग्लेज्ड ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकती थी। ब्लड मून के बाद हवा में फैले एनर्जी पार्टिकल्स को उसने अपने शरीर में खींचना शुरू किया। टेक्निक चलाते ही उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और एनर्जी धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। यून रुओक्शुए खुश थी कि उसे एपोकलिप्स के शुरुआती दौर में ही इस टेक्निक से कल्टीवेशन करने का मौका मिल गया। बड़ी मात्रा में एनर्जी पार्टिकल्स उसके शरीर में समा गए, जिससे उसकी बोन्स और मजबूत हो गई और उसकी कमजोर टेलीकिनेसिस भी पहले से काफी ताकतवर हो गई। जब मैं नीचे से वापस बेडरूम में आया तो मैंने उसे कांपते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद उसे ठंड लग गई है या बुखार आ गया है, इसलिए मैंने जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। यून रुओक्शु की साधना टूट गई। उसने मेरी चिंतित शक्ल देखी तो मुस्कुरा दी और पहली बार उसे अपने ज़ॉम्बी पापा का सच्चा फादरली लव महसूस हुआ। पिछले जीवन में वह ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी और उसने कभी माता पिता का प्यार नहीं पाया था। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसे पिता का स्नेह मिला। उसे सुरक्षित देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर बाहर मौजूद टैंक ज़ॉम्बी को खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाने लगा। इतना खतरनाक खतरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। शाम होते ही मैंने अपने पहले ज़ॉम्बी को भेजा ताकि वह शॉप के अंदर गोल्डन कोर की ताकत बचा रहे टैंक ज़ॉम्बी को उकसा सके। ज़ॉम्बी पपेट ने फ्लावर पॉट उठाकर टैंक ज़ॉम्बी पर फेंका और तुरंत भाग गया। वह सफलतापूर्वक उससे पहले तैयार किए गैस सिलेंडर वाले शॉप तक ले आया। जैसे ही मेरा पहला ज़ॉम्बी पपेट अंदर घुसा, टैंक ज़ॉम्बी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ शॉप के अंदर घुस गया और अपने विशाल शरीर से मेरे पपेट को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसी समय मेरा दूसरा ज़ॉम्बी पपेट अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस सिलेंडर में आग लगा दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। टैंक ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर गया और दर्द से भयानक चीखें मारने लगा। किसी तरह वह जलती हुई शॉप से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही गिर पड़ा। एक्सप्लोजन होने से पहले ही मैंने अपने पपेट से कॉन्शियसनेस वापस खींच ली थी। मैं करीब 15 मिनट तक दूर खड़ा इंतजार करता रहा। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि टैंक ज़ॉम्बी मर चुका है, तभी मैं सावधानी से उसके पास गया। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था और बुरी तरह नष्ट हो गया था। मैंने मचेटी से बड़ी मुश्किल से उसकी खोपड़ी खोली और उसके ब्रेन के अंदर से एक लाल सफेद गोल्डन कोर निकाला। इस गोल्डन कोर का आकर्षण पहले वाले सफेद गोल्डन कोर से भी कहीं ज्यादा था। मेरे अनुमान के अनुसार सफेद गोल्डन कोर साधारण एवोल्यूशन के बाद दूसरे ज़ॉम्बीज को खाकर बनता था, जबकि यह लाल सफेद गोल्डन कोर उससे एक लेवल ऊपर था। आग की रोशनी से आकर्षित होकर आसपास कई ज़ॉम्बीज आने लगे, इसलिए मैंने तुरंत गोल्डन कोर उठा लिया और 2 स्वस्थ ज़ॉम्बीज को अपने नए ज़ॉम्बी पपेट्स बना लिया। बिल्डिंग लौटने के बाद मैंने दोनों नए पपेट्स को नीचे गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया और खुद तीसरी मंजिल पर चला गया। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद मैं अपने अंदर की इच्छा को रोक नहीं पाया और गोल्डन कोर निगल लिया। गोल्डन कोर ने मेरे पूरे शरीर को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। मेरी स्किन पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसी होने लगी। सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई। थोड़ी देर चक्कर आने के बाद मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। मेरी 5 सेंसेस भी तेज हो गई और ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी पर मेरा नियंत्रण भी बेहतर हो गया। अब मैं एक साथ 5 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, मुझे एक नई एबिलिटी भी मिली, शेयर्ड विजन। पहले मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने मौजूद ज़ॉम्बी पपेट्स को ही कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब मैं उन्हें दूर से भी कंट्रोल कर सकता था। टेस्ट करने पर पता चला
कि मेरी मेंटल पावर की रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। इस रेंज के अंदर मुझे खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं दूर बैठकर ही अपने ज़ॉम्बी पपेट से काम करवा सकता था। इससे मेरी सर्वाइवल एबिलिटी कई गुना बढ़ गई। उधर युन रुओक्शुए ने दूर से एक्सप्लोजन और टैंक ज़ॉम्बी की दर्द भरी दहाड़ें सुनी। उसे 7वीं मंजिल पर होने की वजह से अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मैं काफी देर तक वापस नहीं लौटा, इसलिए वह बेहद परेशान हो गई। वह जानती थी कि अपने बेबी बॉडी के साथ वह किसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकती। वह सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा सुरक्षित लौट आए। चिंता की वजह से वह ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। युन रुओक्शुए ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर ताला खोलकर अंदर आने वाला उसका ज़ॉम्बी पापा ही हो सकता था। जब मैं वापस आया और उसे मुस्कुराते देखा तो मेरा दिल भी खुश हो गया। अब मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी थी और मैं उसे बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था। मैं खुशी खुशी किचन में गया और उसके लिए मिल्क पाउडर बनाया। उसे मीठे स्वाद से दूध पीते देखकर मुझे लगा जैसे मेरे इस सड़े हुए ज़ॉम्बी शरीर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। अगले 2 दिनों तक मैं अपनी टेलीकिनेसिस से ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास सप्लाईज इकट्ठा करने भेजता रहा। मैंने नीचे की कई मंजिलों को वेयर हाउस बना दिया। बेबी प्रोडक्ट्स, फूड और ज़ॉम्बीज से लड़ने वाले कई टूल्स भी जमा हो गए। हमारी जिंदगी हर दिन लगभग एक जैसी थी, लेकिन फिर भी मुझे बेहद संतोष मिलता था क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है।